एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक क्या एक साइंस है। इज इकोनॉमिक्स ए साइंस? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो सारे इकोनॉमिक्स पूरी तरह से यही ट्राई करते हैं कि जो उनका सब्जेक्ट है वो साइंटिस्ट की ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ही एड्रेस किया जाए, यानी जो उनका मैटर है वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए जो साइंटिस्ट करते हैं, जो और नेचुरल साइंस के साइंटिस्ट करते हैं। जो उनकी, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, अलग नेचुरल साइंसेस हैं ये, इन सब के अंदर क्या होता है, थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम यही चीज करते हैं। हम इकोनॉमिक्स में भी थ्योरीज को बनाते हैं, हम डेटा लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और थ्योरीज बनाते हैं। तो ये तो जाहिर है हम ये मान के चलते हैं कि जो काम इकोनॉमिक्स के अंदर वो जो काम नेचुरल साइंसेस के अंदर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, वही काम हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर भी होता है। जाहिर है ये बात और है कि आप एक जो शुरू में कोई बच्चा है जिसने स्कूल में पढ़ा है, आप उसको कहें कि इकोनॉमिक्स, अभी वो इकोनॉमिक्स सीखना शुरू किया, आप कहें कि एक साइंस है, तो वो मना कर देगा, उसकी समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा ऑड लगेगा। क्यों? क्योंकि जहां आप साइंस की बात करें, तो वहां आप बात करते हैं कि टेस्ट ट्यूब्स होनी चाहिए, टेलीस्कोप होना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो ये सब चीजें नहीं होती। और जो नेचुरल साइंस है, जाहिर है उसका जो बेसिक एसेंस है वो डिस्पैशनेट डेवलपमेंट है, टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज है, यानी उसके अंदर बिल्कुल 2+2=4 क्लियर है वो चीजें। इकोनॉमिक्स में चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कुछ वेज हैं, सम ऑफ द वेज जो इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं एक लॉजिक देने में कि साइंस जो है वो एक इकोनॉमिक्स की तरह काम करती है, यानी सॉरी, बल्कि ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस ही की तरह काम करती है। किस तरीके से हम चीज को एग्जामिन करते हैं और थ्योरीज को बनाते हैं, उसके लिए जाहिर है उन्होंने कई अलग अलग वेज दी हैं, कई अलग अलग लॉजिक दी है, जिसमें सबसे पहला लॉजिक है द साइंटिफिक मेथड। The scientific method। अब इस साइंटिफिक मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर थ्योरी बनाते हैं, फिर उसको मोर ऑब्जर्वेशंस जाहिर और आगे ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप जब ऑब्जर्व कर लेंगे किसी चीज को तो उसके लिए उसकी आप थ्योरी बना देते हैं। ठीक है, आपने उसकी थ्योरी बना दी, और जब वो थ्योरी बन जाती है उसके बाद जाहिर है वो थ्योरी या अगली थ्योरी के लिए आप फिर मोर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, पहली चीज ये इन्होंने कहा है कि पहले हम जो है देखें कि साइंस के अंदर क्या होता है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन थ्योरी होती है और किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर ऑब्जर्वेशन और थ्योरी होती है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम साइंस का, फिर हम इकोनॉमिक्स का लेंगे तो हमें ये चीज क्लियर होगी। साइंस के अंदर अब बात करिए इसाक न्यूटन के लॉ की। न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन जो हम पढ़ा होगा स्कूल में, हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन बैठे थे और उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा कि सेब जमीन पे गिरा। उन्होंने सोचा कि ये सेब जमीन ही पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। उन्होंने चीज को ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन से मोटिवेट होकर उन्होंने उस पर काम किया और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डेवलप की। ठीक है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। यानी यहां पर एक रिलेशनशिप की बात की गई बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। सेम रिलेशन बिटवीन द थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन ऑल्सो अकर्स इन इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस एक साथ आते हैं। हम भी यही करते हैं, इकोनॉमिक्स भी ऑब्जर्व करते हैं और थ्योरी बनाते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व करते हैं रैपिडली इंक्रीज्ड प्राइस को, एकदम सडनली प्राइस चेंज बढ़ जाते हैं, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसको ऑब्जर्व करने के बाद जाहिर है फिर वो उस पर काम करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन पर। ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन, उस सडनली इंक्रीज प्राइस के डेटा से मोटिवेट होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन बनाई। सेम है, ऑब्जर्वेशन किया, थ्योरी बनाई। इकोनॉमिक्स में भी ऑब्जर्वेशन किया, रैपिडली इंक्रीज प्राइस को, और
थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन बना दिया। ये थ्योरी क्या कहती है? हाई इन्फ्लेशन अराइजेज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत तेज, अगर बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेशन है तो वो इसी वजह से है कि गवर्नमेंट नोट ज्यादा प्रिंट कर देती है, गवर्नमेंट मनी ज्यादा प्रिंट कर देती है। यानी ये एक तरीके का आप ये सोचिए कि एक मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन, हम इसको बात करते हैं। अब इस थ्योरी को टेस्ट करने की बात हो गई। तो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जितना भी प्राइस और मनी के ऊपर उनको डेटा मिलेगा उस सब करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फिर वो देखते हैं, ये चेक करते हैं कि इफ मनी ग्रोथ इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द प्राइसेस, तो वो कहते हैं, सारे इकोनॉमिक्स ये बात कहते हैं कि नहीं, इस थ्योरी पे डाउट है, इसकी वैलिडिटी पे डाउट है। अगर वो ये देखें कि जो मनी ग्रोथ है वो किसी भी तरीके से प्राइस लेवल के बढ़ने से ताल्लुक नहीं रखती, कोई रिलेशन नहीं है, प्राइस लेवल अपनी जगह बढ़ रहा है, मनी सप्लाई अपनी जगह बढ़ रही है, तो वो कहेंगे कि ठीक है, इस वैलिडिटी पर डाउट है हमें, और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन काम नहीं करती। लेकिन अगर ये दोनों चीजें स्ट्रांगली कॉरिलेटेड हैं, यानी वो इस डेटा को एनालाइज करके देख रहे हैं कि हां, मनी सप्लाई के बढ़ने से ही प्राइसेस बढ़े हैं, अब वो इकोनॉमिस्ट जो है इस थ्योरी के, यानी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब जाहिर है, देखिए, नेचुरल साइंसेस के अंदर चीजें जो है वो एकदम क्लियर होती हैं, और यहां इकोनॉमिक्स के अंदर चीजें इतनी क्लियर नहीं हो पाती। यहां ऑब्जर्वेशंस तो हम मान के चलते हैं कि थ्योरी और ऑब्जर्वेशन इज जस्ट लाइक द अदर साइंटिस्ट और अदर नेचुरल साइंटिस्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स फेस सम डिफिकल्टीज दैट मेक्स टास्क चैलेंजिंग। जो हमारे इकोनॉमिक्स है उनको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी होती हैं, जिससे उनका ये टास्क है, उनका ये काम है, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम नेचुरल साइंस के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर ये अक्सर इम्प्रैक्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल लूं मैं, हम बात कर रहे थे न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की, फिजिक्स में आती है। फिजिक्स में हम कहें कि हमें ग्रेविटी की थ्योरी को डिस्कस को प्रूफ करना है, या हमें उसको वैलिडिटी उसकी चेक करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए बहुत सिंपल है कि हम कोई भी एक चीज उठाएं और उसको छोड़ के देखें कि वो नीचे गिर रही है या ऊपर गिर रही है। अगर वो नीचे गिरी, थ्योरी प्रूव्ड है, ठीक है। अब अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी किसी थ्योरी को प्रूफ करना चाहते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि एक किसी कंट्री के अंदर वहां की मनी सप्लाई को बढ़ाएं बहुत ज्यादा, कि साहब मनी सप्लाई को बढ़ाओ, कि क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं, बस डेटा कलेक्ट करना है। नहीं हो सकता, नहीं सर। तो इसलिए यहां थोड़े चैलेंजेस होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। यहां पर किसी चीज को अगर आपकी वैलिडिटी को चेक करना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये थोड़ा सा एक गड़बड़ मामला आता है, लेकिन बाकी चीजों में हम ये कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, जिसके और उसके अंदर भी हम साइंटिफिक थ्योरी के तरह ही से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और थ्योरीज को बनाते हैं। एक आ जाता है अगला, रोल ऑफ अजम्पशंस। रोल ऑफ अजम्पशंस हम साइंस में लेते हैं और इकोनॉमिक्स में भी लेते हैं। कैसे हैं उसको बात करेंगे हम। रोल ऑफ अजम्पशंस। अजम्पशंस का क्या रोल है? देखिए, अगर आप, मैं एग्जांपल दूं फिर से, अगर आप किसी फिजिसिस्ट से पूछें, यानी जो हमारा फिजिक्स के जो हमारे महारथी हैं या फिजिक्स के हमारे जो काम करने वाले हैं, उनसे अगर आप बात करें, हम उनसे सिंपली ये कहें कि साहब हम एक मार्बल ले रहे हैं, कोई ईंट ले लीजिए, डे लिया छोटा सा टुकड़ा कोई भी भारी, और कहिए 10 मंजिल बिल्डिंग से उसको, 10 स्टोरी बिल्डिंग से उसको ड्रॉप कीजिए, कितनी देर में नीचे आएगा वो? हमें ये एक सवाल करना है। वो क्या कहेगा? जनरली वो कहेगा assume that the marble falls in the vacuum। ये वो मानकर चलेगा कि आप अगर उसको छोड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो एक वैक्यूम के अंदर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल्डिंग से डायरेक्ट आप छोड़ेंगे तो वहां बिल्डिंग के चारों तरफ हवा होती है, तो ये अजम्पशन फॉल्स है, ठीक है। बिल्डिंग पूरी सराउंडेड होती है हमारी एयर से, जो कि फ्रिक्शन को एग्जर्ट करेगी और उसके गिरने को थोड़ा सा कम कर देगी। फिजिसिस्ट जो है वो कहते हैं कि ये फ्रिक्शन जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, और वो अपनी थ्योरी को चला देते हैं। यानी आप ये मानिए कि assuming the marble fall in a vacuum simplifies the problem without substantially affecting the answer।
जो हमारा ये एक अजम्पशन के वैक्यूम के अंदर हमारा मार्बल गिर रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है विदाउट सब्सटेंशियली अफेक्टिंग द आंसर। हमारा आंसर बहुत ज्यादा असर नहीं होता, यानी जो हमारा एसेंस था, जो हमारा कोर था इस थ्योरी के अंदर, वो हम जान गए इस अजम्पशन के साथ भी। बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम अजम्पशंस लेते हैं बिल्कुल सेम रीजंस के लिए। हम अपनी जो ये अजम्पशंस हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती हैं। हमारे यहां टेस्ट ट्यूब नहीं है, लैब नहीं है, वर्ल्ड हमारी टेस्ट ट्यूब है, वर्ल्ड हमारी लैब है। तो वहां जो भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझना होता है, तो हम उस पर अजम्पशंस लेकर थ्योरी बनाते हैं और वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को हम आसानी से समझ लेते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल लूं यहां पर। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड की आप थ्योरीज की बात करिए, आपने पढ़ी होंगी, तो हम जनरली जब किसी थ्योरी को लेकर चलते हैं तो हम कहते हैं अज्यूम्स टू कंट्रीज एंड टू प्रोडक्ट या टू गुड्स। चलते हैं हम ये लेके, जनरली हम अज्यूम करके चलते हैं, है ना। रियलिटी में क्या है, न्यूमरस कंट्रीज प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ गुड्स, है ना। रियलिटी में तो बहुत कंट्रीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन दिस assumptions enable us to focus on the essence of the problem। ये जो हमारे assumptions हैं जो हम लेकर चल रहे हैं, ये हमें किसी तरीके से इस लायक बनाते हैं कि हम उस प्रॉब्लम के एसेंस पर टारगेट कर सकें, उस प्रॉब्लम के एसेंस पर फोकस कर सकें और उसको समझ सके। बाद में आप चाहें तो आप जब ये प्रॉब्लम आपकी समझ में आ जाए तो इस assumptions को आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरीके से हम साइंस, नेचुरल साइंसेस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो साइंसेस हैं, उसके अंदर हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए अजम्पशंस लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अजम्पशंस लेते हैं। क्लियर। तीसरी चीज है इकोनॉमिक मॉडल्स, जो हमें ये बताते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। इकोनॉमिक मॉडल्स, जब हम इकोनॉमिक्स मॉडल की बात करें तो जाहिर है हम अब पीछे चले जाइए स्कूल में। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, 9th और हाई स्कूल में 10th में जब हम आ गए, तो हमारी टीचर हमें एक एनाटॉमी का समझाने की, बायोलॉजी टीचर जो हमारी थी, वो हमें एनाटॉमी समझाने के लिए एक प्लास्टिक का मॉडल लेकर आती थी, ह्यूमन बॉडी का। उसमें बताती है कि हार्ट किधर होता है, इंटेस्टाइन क्या है, ये कौन सी होती है, और ये क्या हार्ट किधर है, लीवर किधर है, ये सारी चीजें हमें बताती थी। और जो स्टूडेंट होते हैं वो सिंपली इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं और वो इस बात को मान लेते हैं कि साहब यहां ये चीज फिट होती है, यहां ये ऑर्गन फिट होता है, यहां ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन से, और ये यहां फिट हो जाते हैं, हमारी समझ में आ जाता है उससे। ये प्लास्टिक का मॉडल है जो आर्टिफिशियल है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं है, यानी बहुत सारी डिटेल है जो इन मॉडल में नहीं है। वेन्स नहीं दिख रही है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, स्लाइवा, ये सब चीजें नहीं दिख रही है, ठीक है, यानी वो बिल्कुल रियल नहीं है। लेकिन कोई स्टूडेंट इस चीज से कोई मिस्टेक नहीं करता कि नहीं ये चीज नहीं होगी। वो मॉडल कम से कम वो रियलिज्म से बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉडल हमें अच्छी तरह से समझा देता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कहां कहां फिट होते हैं, कैसे कैसे फिट होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स मॉडल्स की बात करते हैं। हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी मॉडल्स को यूज करते हैं टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। हमारी दुनिया के अंदर जितने भी इकोनॉमिक्स इश्यूज आते हैं उनको समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी मॉडल्स को यूज करते हैं। लेकिन अनलाइक दी प्लास्टिक मॉडल जो हमने वहां इसमें बायोलॉजी में बात कर रहे थे, यहां पर हम कोई एक इस तरह का मॉडल यूज नहीं करते जैसे प्लास्टिक का कुछ लिया ये लिया है। हम डायग्राम्स और इक्वेशंस करते हैं, फिगर्स करते हैं, ग्राफ होते हैं हमारे पास। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे तो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं कि ये यूनिटरी इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, इस तरीके से ये। तो हम इक्वेशंस हैं, मॉडल्स हैं, ग्राफ्स हैं, इन सब चीजों को यूज करते हैं। हमारे पास कोई प्लास्टिक का मॉडल नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि ऑल मॉडल्स इन फिजिक्स,
biology, or even in economics, simplify reality to improve our understanding. कोई भी मॉडल हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी नेचुरल साइंस का हो या इकोनॉमिक्स का हो, सारे मॉडल हमारी एक रियलिटी को समझने में हमारी मदद करते हैं, एक रियलिटी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे कि हम सही बात को जो समझना चाह रहे हैं उसको हम समझ पाते हैं। इसी में दो एक मॉडल हैं जो हमने स्टडी किए होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, उसकी हम यहां पर बात करें तो इस मॉडल से हमें यह आइडिया मिलेगा कि हां, मॉडल भी इकोनॉमिक्स में समझने में मदद करते हैं। तो अगर साइंस मॉडल से समझी जा सकती है और इसको साइंस कहेंगे, तो इकोनॉमिक्स भी मॉडल से समझी जाती है, तो वो भी एक साइंस है। हमारा पहला मॉडल क्या है, हमने पढ़ा होगा और जाके वीडियो में देखिएगा, पीछे पढ़ा हुआ है, द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। पहला मॉडल द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। सर्कुलर फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, सर्कुलर फ्लो चार्ट भी कहते हैं। इसको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने ये, कि ये एक तरीके का ये हमारा हाउस होल्ड है और ये हमारी फर्म्स है। ठीक है, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जाहिर है हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं तो वो हमें पेमेंट करती है, पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और हम जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसके लिए हम उसको पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये जो हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है रियल फ्लो, और ये हमारा मनी फ्लो कहलाता है। हालांकि ये इस तरीके से बना होता है, पेमेंट इसका ऊपर हो, आप कैसे भी समझ लीजिए, मैंने इसको रफली बनाया है, आप जाके ओरिजिनल उसको देखिएगा किस तरह से बना हुआ है। ये एक सर्कुलर फ्लो डायग्राम है जिससे कि हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं। लेकिन हमने यहां क्या लिया, एक फर्म, एक हाउस होल्ड, उससे हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स हु आर एंगेज इन मैनी एक्टिविटीज। ठीक है, वो एक्टिविटीज बाइंग है, सेलिंग है, वर्किंग है, हायरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अब इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, ये सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं, उसके लिए हमें समझने के लिए इस मॉडल की जरूरत है कि हाउ इकोनॉमी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमी इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से ये पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये हम इस मॉडल के जरिए समझ पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा मॉडल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पढ़ा होगा आपने, और इसकी भी एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, चाहे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड मॉडल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये इसको कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहां पर जाहिर है मैं आपको मैथमेटिकली इसको प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, बेसिकली ग्राफ्स भी हैं और मैथमेटिकल टूल भी हैं। जाहिर है ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये हमारी एक मॉडल तो है ही, लेकिन ये मैथमेटिकली भी सॉल्व किया गया है। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। इस मॉडल के अंदर हम ये देखते हैं कि दो कम्युनिटी किस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उसके ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कर्व। क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ये एक्स और वाई के अंदर यहीं पर इस तरीके से ये काम करेगा। ये मॉडल हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम अपनी डिसीजंस को ले सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो ले सकते हैं। ये कर्व हमें ये सारी चीजें बता देता है। अब जाहिर है हमने यहां पर आइडिया तो ले लिया कि साहब दो प्रोडक्ट हैं, कोई भी ले लीजिए, एक्स वाई, कंप्यूटर ले लीजिए, कार ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये सब जो है वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज कर लीजिए, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब यूज कर रहे हैं। ये अगर ये सब यूज कर रहे हैं तो जाहिर है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, हकीकत में तो ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अगर आप बात करें तो यहां तो हम थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ग्राफ
दैट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, इसको कहते हैं। तो ये एक ग्राफ है, एक मॉडल है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं ऑन द गिवन अवेलेबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गिवन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी अवेलेबिलिटी पहले से गिवन है, उसके अंदर हम ये काम करते हैं। ठीक है, तीसरा एक और पॉइंट है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है कि किन लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर हम साइंस को पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए हम ये क्या बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट स्टडी किए जाते हैं वो वेरियस लेवल्स पर किए जाते हैं। अगर वो किए जाते हैं तो इकोनॉमिक्स भी की जाती है, तो इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। जैसे आप बायोलॉजी को कंसीडर कीजिए, मान के चलिए हम बायोलॉजी को लेके चलते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर जाकर भी बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हो जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? दे स्टडी दी chemical compounds that make up living things। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट केमिकल कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग थिंग्स को बनाता है। और इसी तरीके से एक और ब्रांच है सेलुलर बायोलॉजी। ये क्या करते हैं? दे स्टडी सेल्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड। ये जो सेलुलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सेल्स को स्टडी करते हैं जो कि कई तरह के केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरीके से एवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है जिसके अंदर कई तरह के एनिमल्स और प्लांट को स्टडी किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग लेवल पर एक कोई भी साइंस का, नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। फिजिक्स के अंदर भी ऐसे अलग अलग लेवल हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी अलग अलग लेवल हैं, बायोलॉजी और जितनी भी नेचुरल साइंसेस के कोर्सेज या सब्जेक्ट्स हैं सबके अंदर अलग अलग लेवल हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम बहुत सारे लेवल्स को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम किसी भी चीज के डिसीजन की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं कि स्टडी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, तो स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल कोई पर्सन हो सकता है, फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो कोई एक हाउस होल्ड हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है पूरी, जो भी है। ठीक है, लेंगे हम उसको। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम डिसीजन एक फैमिली, एक आदमी, एक फर्म को ना लेकर हम पूरी कंट्री के लिए ले लें, यानी इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के ऊपर, पूरी इकोनॉमी का हम कोई एक डिसीजन ले लें। जैसे आप बात करें कि साहब हम इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, इनकम ऑफ एन फर्म, इनकम ऑफ एन फैमिली, या हम इनकम इकोनॉमी एज ए होल लें। तो अब यहां पर ये दोनों फील्ड आ गई और ट्रेडिशनली हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो इन दो लेवल्स पर डिवाइड की गई है, दो कैटेगरीज के अंदर की गई है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो के अंदर हम करते हैं स्टडी ऑफ हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म्स टेक डिसीजन। माइक्रो के अंदर हाउस होल्ड, फर्म्स, फैमिली किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी के अंदर एक कंप्लीट डिसीजन लेते हैं, यानी डिसीजन ऑन इकोनॉमी एज ए होल। पूरी कंट्री का एक वाइड फिनोमिना होता है जहां पर हम किसी भी कंट्री के डिसीजन को लेते हैं। तो ये दो हो गई हैं, माइक्रो हो गई, मैक्रो हो गई। तो अगर हम बायोलॉजी के अंदर अलग अलग बायोलॉजी के लेवल्स को पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी अलग अलग लेवल्स को पढ़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। यहां तो सिर्फ ये बताने की जरूरत थी कि यहां पर इसके लेवल्स अलग अलग इकोनॉमिक्स में भी हैं। जाहिर इकोनॉमिक्स में और बहुत सारे लेवल्स अलग अलग हैं, लेकिन सिर्फ यहां बताने के तात्पर्य यही है कि ये एक बिल्कुल सिमिलरली एक साइंस की तरह से काम करती है। ठीक है, तो वीडियो छोटी है लेकिन
चीज समझ में आई होगी मुझे लग रहा है आप लोगों को। और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।